5 गुरुओं को हमने पढ़ लिया था। छठा गुरु रह गए थे गुरु हरगोविंद, 1606 से 1645। कर दिए? रिकॉर्डिंग कर दिए? ठीक। देखो, छठे गुरु है आपके गुरु हरगोविंद सिंह। इनके बारे में 4-5 पॉइंट आपको ये याद रखना है कि इन्होंने सर्वप्रथम, थोड़ा सा साउंड कम करना, वहां से हल्का सा कम करना, छोड़ दो, तुम छोड़ दो। ठीक। गुरु हरगोविंद सिंह ने सिखों को सैन्य शिक्षा देना प्रारंभ किया और इस तरीके से इन्होंने सिखों को लड़ाकू जाति में परिवर्तित करने का काम किया, यानी कि लड़ने वाली जातियों के रूप में इन्होंने परिवर्तित किया कि अपने धर्म को बचाने के लिए हमें अब धर्म से ऊपर उठ करके हमें तलवार भी उठाना होगा। तो सिखों को सैन्य शिक्षा प्रारंभ किया और इनको क्रेडिट दिया जाता है सिखों को लड़ाकू जाति में परिवर्तित करने के लिए, लड़ाकू जाति में। अब लड़ने वाले लोग हैं तो उनको भाई भोजन भी तो चाहिए बढ़िया, तो इन्होंने कहा कि तुम मांसाहार कर सकते हो, यानी कि नॉनवेज खा सकते हो। ये क्वेश्चन पूछा है कि सिखों के कौन गुरु थे जिन्होंने अपने शिष्यों को मांसाहार की आज्ञा दी थी? गुरु हरगोविंद। क्यों? ताकि ये सिख जो है अब लड़ाकू जाति में परिवर्तित हो रहे हैं, तो प्रोटीन के लिए इन्होंने क्या कहा कि आप जो है मांसाहारी जो है खा सकते हो, नॉनवेज खा सकते हो। दूसरा, इन्होंने जो अमृतसर शहर है, कल डिस्कस हुआ था, है ना? अमृतसर जो शहर है कल हमने डिस्कस किया था, इसकी स्थापना रामदास ने की थी और फिर बाद में आप हरगोविंद जो 5वें सिख गुरु है, तालाबों के मध्य में हर मंदिर साहब निर्माण करा, वही आगे चल के गोल्डन टेम्पल बना। तो ये जो अमृतसर शहर है इसका किलेबंदी इन्होंने करवाया था। किलाबंदी तो समझते हो ना? तो मान लो ये शहर है, इस शहर को चारों तरफ से ऊंची और मोटी दीवारों से क्या करना, घेरवा देना, ताकि विदेशी जब कोई भी जो शत्रु है अटैक करे तो आपका ये शहर सेफ रहे। ठीक है। और फिर इन्होंने क्या किया, 12 फीट ऊंचा, 12 फीट ऊंचा एक सिंहासन बनवाया। उस सिंहासन का नाम था अकाल तख्त। और इस अकाल तख्त को सिख धर्म में ईश्वर का सिंहासन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईश्वर का सिंहासन कहा जाता है। याद है मैंने कल भी आपसे कहा था कि जो गुरु है अपने बैठने के लिए गद्दी का निर्माण करते थे। ठीक है। लेकिन इन्होंने जो बनाया 12 फीट ऊंचा अकाल तख्त, ये माना जाता है कि इस गद्दी पे जो बैठता था वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट लिंक हो जाता था उसका ईश्वर से। ठीक है। इसलिए ईश्वर का वो सिंहासन है। और हाँ, क्या कह रहे? तो ये कुछ बातें इनके बारे में जरा लिखो। पहला, इन्होंने सिखों को सैन्य शिक्षा देना प्रारंभ किया। इन्होंने सिखों को सैन्य शिक्षा देना प्रारंभ किया तथा सैन्य शिक्षा देना प्रारंभ किया तथा सिखों को लड़ाकू जाति में परिवर्तित किया तथा सिखों को लड़ाकू जाति में परिवर्तित किया। सिखों को लड़ाकू जाति में परिवर्तित किया। हालांकि पूर्ण रूप से परिवर्तित गुरु गोविंद सिंह ने किया था खालसा पंथ की स्थापना करके, लेकिन स्टार्टिंग इनसे माना जाता है। अगला पॉइंट लिखना, इन्होंने अपने शिष्यों को इन्होंने अपने शिष्यों को इन्होंने अपने शिष्यों को मांसाहार की आज्ञा दी। इन्होंने अपने शिष्यों को मांसाहार की आज्ञा दी। अगला पॉइंट लिखना, अमृतसर शहर की किलेबंदी करवाया। अमृतसर शहर की अमृतसर शहर की किलेबंदी करवाया तथा 12 फीट ऊंचा तथा 12 फीट ऊंचा अकाल तख्त, बोर्ड पर लिखा है 12 फीट ऊंचा अकाल तख्त
ब्रैकेट में ईश्वर का सिंहासन, अकाल तख्त, ब्रैकेट में ईश्वर का सिंहासन, ईश्वर का सिंहासन ब्रैकेट बंद का निर्माण करवाया। अगला पॉइंट, इन्होंने कश्मीर में, इन्होंने कश्मीर में कीरतपुर, कीरतपुर, कीरत, इन्होंने कश्मीर में कीरतपुर नामक नगर बसाया। कीरतपुर नामक नगर बसाया। अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट, अपने पिता की जुर्माने की रकम, अपने पिता के जुर्माने के रकम ना चुकाने के कारण, जुर्माने की रकम ना चुकाने के कारण, ना चुकाने के कारण जहांगीर ने इन्हें, जहांगीर ने इन्हें 2 वर्ष तक ग्वालियर के किले में कैद रखा। जहांगीर ने इन्हें 2 वर्ष तक ग्वालियर के किले में कैद रखा। सातवें गुरु, गुरु हर राय, हर राय, गुरु हर राय। लिख लिए। शाहजहां के कितने पुत्र थे? 4। कौन कौन से? दारा सिकोह, जो कि सबसे प्रिय पुत्र था, याद आया। उसके बाद शाह सूजा, तीसरे नंबर पे औरंगजेब, और चौथे नंबर पे मुराद बख्श। देखो, इन्हीं के टाइम पे, गुरु हर राय के टाइम पे शाहजहां के जो 4 पुत्र है ना, ये आपस में गद्दी पर कौन बैठेगा इसको लेकर आपस में क्या करने लगते हैं? लड़ने लगते हैं। ये मैंने आपको मुगल में भी पढ़ाया था, जिसमें जीत कहीं ना कहीं किसकी होती है? औरंगजेब की होती है। लेकिन गुरु हर राय ने चारों में से कौन विजयी होगा, किससे आशीर्वाद दिया था? दारा सिकोह को दिया था। लेकिन आपको इतना पता है कि दारा सिकोह तो हार गया था, जीत कौन गया था? औरंगजेब। तो औरंगजेब जीतने के बाद जब गद्दी पर बैठा और इसे ये बात पता चला कि जो है इसने मेरे प्रतिद्वंदी को आशीर्वाद दिया था, तो याद है जहांगीर ने भी 5वें सिख गुरु की हत्या करवाई थी ना, गुरु अर्जुन देव की, जब विद्रोही पुत्र खुसरो को उन्होंने आशीर्वाद दिया था। तो आशीर्वाद देने में 2 बेचारे टपके गए सिख गुरु। तो औरंगजेब ने उनको बुलाया, हर राय को, कि आओ दरबार में आओ भाई, आपने आशीर्वाद दिया था। तो हर राय स्वयं औरंगजेब के दरबार में नहीं गए, इन्होंने अपने पुत्र राम राय को भेज दिया कि तुम जाओ। इन्होंने अपने पुत्र राम राय को भेजा कि तुम जाओ इसके औरंगजेब के दरबार में। और राम राय गया, उसे पता था कि औरंगजेब को मैंने खुश नहीं किया तो ये मार देगा, कट्टर शासक है, मुस्लिम शासक है। तो राम राय जाकर के औरंगजेब के दरबार में, क्योंकि पिता की आज्ञा भी थी और इसे अपना जान बचाना था, ये औरंगजेब के दरबार में जाता है, कुछ ऐसा काम करता है जिसे औरंगजेब इससे प्रसन्न हो जाता है। लेकिन दुखी कौन हो जाते हैं? इसके पिता हर राय। तो राम राय के किए गए कार्यों से इसने कुछ अच्छा सलाह दे दिया, राज्य को कंसोलिडेट करने के लिए, मजबूत करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। औरंगजेब इससे, राम राय से खुश हो गया। लेकिन पिता हर राय से गुस्सा हो गए। इन्होंने कहा कि जा, अगला सिख गुरु तुझे नहीं बनने दूंगा। इसका बेचारा का पता काट दिया इन्होंने, ठीक है। और 6 वर्षीय बेटे, अपने 6 वर्षीय बेटे हर किशन को
अगला सिख गुरु घोषित कर दिया। तो 8वें नंबर पे सिख गुरु कौन हो जाएंगे? लेकिन उम्र क्या है इनकी? 6 वर्ष। ठीक है। और बच्चे छोटा उम्र में, आपको पता है एक रोग होता है, हर किसी को एक बार जीवन में जरूर होता है, आप सभी को भी हुआ होगा, चेचक रोग। ठीक है ना? जीवन में हर किसी को एक बार जरूर होता है, दोबारा कभी नहीं होता। उस रोग का नाम है चेचक। ठीक है, जिसे माता माई पता ना क्या बोलते हैं। ठीक है, जो भी हो, तो इनको ये रोग हो गया। 6 वर्ष के थे। आप लोग को हुआ है कि नहीं हुआ? ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं हुआ तो फिर आगे होगा, जरूर होगा, क्योंकि एक बार तो होगा ही होगा। हाँ, एक बार होने के बाद दोबारा नहीं होता, लेकिन होता है। मुझे भी हुआ था बचपन में। देखो, तो हर किशन जी को कौन सा रोग हो गया? चेचक रोग हो गया, और इससे इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो बेचारे 8वें गुरु ऐसे ही खत्म हो गए। ठीक है। इसके बाद आते हैं 9वें गुरु, आपका गुरु तेग बहादुर सिंह। गुरु तेग, दिल्ली में इनके नाम पर मेट्रो भी है, गुरु तेग बहादुर मार्ग करके मेट्रो है। गुरु तेग बहादुर सिंह। अब इनके बारे में क्या है कि इनकी हत्या मैंने आपको मुगल में पढ़ाया था। किसने करवाया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने कराया था। क्यों करवाया था? तो इनको बुलाया अपने दरबार में, गुरु तेग बहादुर को, और इनसे कहा कि आप इस्लाम धर्म को कबूल कीजिए। इन्होंने नहीं किया। 5 दिन तक लगातार इनको यातनाएं देती जाती रही, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल नहीं किया। तो औरंगजेब ने दिल्ली में एक जगह है शीशगंज, दिल्ली में एक जगह है शीशगंज, वहां पे इनको फांसी पे लटका दिया गया। तो कितने सिख गुरुओं की हत्या लगभग मुगल शासकों ने करवाया? एक तो हो गया आपका कौन? गुरु अर्जुन देव, और दूसरे नंबर पे गुरु तेग बहादुर हो गए। ठीक है, दिल्ली के शीशगंज में। तो ये था शुरुआत के 9 गुरु। 10वें गुरु थोड़ा सा डिटेल में हमें पढ़ना पड़ेगा। 10वें गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह। और इनसे जुड़ी कम से कम आपको एक युद्ध पढ़ना है, नादौन का युद्ध, अहमदनगर का 2 युद्ध। उसके बाद आपका पढ़ना है अहमदनगर के बाद फिर जो है आपको एक युद्ध 40 सिखों की जान गई थी, उसमें पिक्चर बना था, खिदराना या मुक्तसर का युद्ध। मुक्तसर का युद्ध, ये कुछ युद्ध इनके बारे में पढ़ना है। तो पहले ये जो 2-3 गुरु है इनके बारे में लिख लेते हैं, उसके बाद गुरु गोविंद सिंह को डिटेल में देखते हैं। तो हेडिंग देंगे, हर राय दे दिया आपने। ठीक है, टाइम लिख दिया 1645 से 1661 लिखना, और पहला पॉइंट लिखना इनके बारे में। इन्हीं के समय में ही, इन्हीं के समय में ही शाहजहां के पुत्रों में, इन्हीं के समय में ही इन्हीं के समय में ही शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। इन्हीं के समय में ही शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। इसी में लिखना, चाहे दूसरा पॉइंट लिखो। हर राय ने शाहजहां के बड़े पुत्र, शाहजहां के बड़े पुत्र दारा शिकोह को आशीर्वाद दिया था। शाहजहां के बड़े पुत्र दारा शिकोह को, इसे मिनी अकबर भी कहा जाता है दारा शिकोह को, क्योंकि ये भी अकबर की तरह थोड़ा सा लिबरल था। दारा शिकोह को आशीर्वाद दिया था। अगला पॉइंट, औरंगजेब ने आशीर्वाद दिया था। अगला पॉइंट, औरंगजेब ने हर राय को अपने दरबार में बुलाया था। अपने दरबार में बुलाया था, लेकिन
हर राय ने, लेकिन हर राय ने अपने पुत्र राम राय को भेजा, लेकिन हर राय ने अपने पुत्र राम राय को भेजा। सिर्फ आपको फैक्ट लिखवा रहा हूं, स्टोरी नहीं लिखवा रहा, ठीक है। अगला पॉइंट लिखना, राम राय की जगह ना, ऐसे लिखना, हर राय ने, हर राय ने राम राय की जगह, राम राय की जगह अपने 6 वर्षीय बेटे, अपने 6 वर्षीय बेटे बेटे हर किशन को उत्तराधिकारी बनाया। हर किशन को, हर किशन को उत्तराधिकारी बनाया। हेडिंग देना 8वें गुरु हर किशन। हेडिंग देना 8वें गुरु हर किशन। और इनका टाइम लिख लेना 1661 से 1664, 1661 से 1664। और एक ही पॉइंट लिखना इनके बारे में, 1661 से 1664। और एक ही पॉइंट लिखना, चेचक हो जाने से इनकी मृत्यु हो गई। चेचक हो जाने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। 9वें गुरु का हेडिंग देना गुरु तेग बहादुर। 9वें गुरु का हेडिंग देना गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर, टाइम लिखना इनका 1664 से 1675, 1664 से 1675। पहला पॉइंट लिखना, ये हर गोविंद के पुत्र थे। ये हर गोविंद के पुत्र थे, कौमा, इन्हें पद के लिए, इन्हें पद के लिए उत्तराधिकार युद्ध लड़ना पड़ा। इन्हें पद के लिए उत्तराधिकार युद्ध लड़ना पड़ा। यानी कि इनको 9वें सिख गुरु बनने के लिए क्या करना पड़ा था, अपने सगे संबंधियों के साथ लड़ना पड़ा था। ये चलता था उस टाइम पे, आम बात थी। इन्हें पद के लिए उत्तराधिकार युद्ध लड़ना पड़ा। युद्ध, युद्ध लड़ना पड़ा। अगला पॉइंट लिखो, इस्लाम धर्म ना कबूल करने पर, इस्लाम धर्म ना कबूल करने पर, कौमा, औरंगजेब ने इनकी हत्या। इस्लाम धर्म ना कबूल करने पर, कौमा, औरंगजेब ने इनकी हत्या दिल्ली के शीशगंज में करवाई। दिल्ली के शीशगंज में करवाई। अब हेडिंग देना 10वां, गुरु गोविंद सिंह। शीशगंज बोर्ड पर कहीं लिखा होगा, जगह है शीशगंज, दिल्ली के शीशगंज में करवाया। गुरु गोविंद सिंह। और इनका टाइम लिखना, गुरु गोविंद सिंह का 1675 से 1708, 1675 से 1708। पहला पॉइंट इनको लिख लो, कॉमन पॉइंट जो है, ये सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह का पहला पॉइंट लिखना, ये सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु थे। अंतिम गुरु थे। दूसरा पॉइंट लिखना, इनका जन्म
इनका जन्म 1666 ईस्वी में बिहार के पटना में हुआ था। बिहार के पटना में हुआ था। एक पॉइंट और लिखो, इनकी दो पत्नियों इनकी दो पत्नियों इनकी दो पत्नियों सुंदरी एवं जीतू से, बोर्ड पे लिखा है, इनकी दो पत्नियों सुंदरी एवं जीतू से 4 पुत्र थे। 4 पुत्र थे। और इसी के सामने 4 पुत्र थे। इसको क्या बोलते हैं? हाइफन बोलते हैं। हाँ, लगा देना और लिखना चारों पुत्र के नाम। लिखना जोरावर सिंह, पुत्रों के नाम जोरावर। हाँ, इतना भी तो। जोरावर सिंह, फतेह सिंह, अजीत सिंह, जुझारू सिंह। हंसो मत, सीखोगे, गुरु है ये। तुरंत तलवार लेके यहीं पे आ जाएंगे सब। 2 लोगों से कभी मत भिड़ना, एक सिखों से और एक मराठों से, नहीं तो घर में घुस के मारेंगे, चाहे कितना भी बॉस हो तुम। अजीत सिंह, जुझारू सिंह। 1-2 पॉइंट और लिखना जो सिंपल बातें हैं। इन्होंने आनंदपुर नगर की ना इन्होंने आनंदपुर नगर इन्होंने आनंदपुर नगर तथा तथा पाउंटा, इसी को आज मॉडर्न नेम हिमाचल प्रदेश कहा जाता है, तथा पाउंटा ब्रैकेट में हिमाचल प्रदेश नामक स्थान की स्थापना की। नामक स्थान की स्थापना की। अगला पॉइंट लिखना, इन्होंने कृष्ण अवतार नामक ग्रंथ की रचना की। नामक ग्रंथ की रचना की। इसी में फुल स्टॉप। इसी में इनकी आत्मकथा का नाम विचित्र नाटक है। आत्मकथा का नाम विचित्र नाटक है। फुल स्टॉप। इसी में इनकी एक अन्य पुस्तक का नाम देखो, इनकी एक अन्य पुस्तक का नाम चंदी दीवर है। हाँ, बोर्ड पे लिखा है चंदी दीवर है। अगला पॉइंट लिखना, 1699 ईस्वी में इन्होंने 99 ईस्वी में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया। खालसा पंथ। गुरु नानक देव ने कौन से पंथ की स्थापना की थी? नानक पंथ की।
और इन्होंने कौन सी पंथ? खालसा पंथ। खालसा का मतलब होता है शुद्ध। और ये एक लड़ाकू पूरी तरीके से क्या थी? फौज थी। एक लड़ाकू फौज थी, उसको क्या बोला जाता था? खालसा बोला जाता था। और 80,000 की फौज इन्होंने तैयार की थी गुरु गोविंद सिंह ने। किससे लड़ने के लिए? औरंगजेब से लड़ने के लिए, ठीक है। ताकि उसकी जो धार्मिक पॉलिसी थी औरंगजेब की, कट्टर धार्मिक पॉलिसी जो थी, उसको ब्रेक करना ये चाहते थे। और भारत से मुगलिया सल्तनत को उखाड़ के फेंक करके सिख राज की स्थापना करना चाहते थे, ठीक है। इसके उद्देश्य से इन्होंने सैनिक एक फॉर्म, एक आर्मी बनाया प्रॉपर। उस आर्मी का नाम क्या दिया गया सिखों में? खालसा। 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की। फुल स्टॉप। खालसा का अर्थ शुद्ध या विशेष है। खालसा का अर्थ, खालसा का अर्थ शुद्ध या विशेष है। शुद्ध या विशेष है। इन्होंने 80,000 की खालसा सेना तैयार की। इन्होंने किन्होंने? गुरु गोविंद सिंह ने। इन्होंने 80,000 की खालसा सेना तैयार की। अगला पॉइंट लिखना। इन्होंने सिखों को इन्होंने सिखों को 5 चीज धारण करने को कहा। और इसे 5 जो चीज, इसको क्या बोलते हैं? ककार बोलते हैं। 5 चीज या 5 ककार धारण करने को कहा। धारण करने को कहा। धारण करने को कहा। इसके सामने एरो दे देना। और वो 5 चीज मतलब सीखो कि एक पहचान होगी कि 5 चीज आपको क्या करना है? धारण करना है। एक, आपको बाल नहीं कटवानी है। एक, हमेशा अपने साथ कंघा रखना है। एक, कृपण आपने देखा होगा इस तरह लटका के चलते, छोटा सा, ठीक है। और उसके बाद कड़ा और कच्छा, ठीक है। लिखना। केस, केस कौमा कंघा, कंघा कौमा कच्छा, कौमा कड़ा, कौमा कड़ा, कौमा कृपण। बोर्ड पे देखो, कृपण, कृपण, कृपण। कृपाण भी कह लो, कृपण भी कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। जफरनामा, जब औरंगजेब को लेटर लिखते थे ना, तो औरंगजेब को लेटर लिखते थे, तो वही जो लेटर था ना, उस लेटर को जफरनामा कहते हैं। कृपण कर देना, ठीक है। लिख लो अभी। इन्होंने, अगला पॉइंट लिखना जरा। इन्होंने औरंगजेब को इन्होंने औरंगजेब को जो पत्र लिखा, इन्होंने औरंगजेब को समझाने के लिए बहुत बार पत्र लिखा था, लेटर लिखा था, उसी के संकलन को जफरनामा कहते हैं। इन्होंने औरंगजेब को जो पत्र लिखा, उसके संकलन को उसके संकलन को उसके संकलन को जफरनामा कहते हैं। उसके संकलन को जफरनामा कहते हैं। अच्छा देखो, नाम में जो सिंह लगता है ना, और कौर, ठीक है, ये इन्होंने ही परंपरा की शुरुआत कराई थी। तो सिखों में जो लड़के होते हैं ना, वो सिंह लगाते हैं, और जो लड़कियां होती है वो कौर लगाती हैं। और इस चीज की परंपरा की शुरुआत किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। फिर वहां से सिंह जो है आम लोग भी लगाने लगे। मेरे भी नाम में भी सिंह है लास्ट में, ठीक है। तो ये सिंह जो है गुरु गोविंद सिंह ने शुरू किया था। तो लिखना जा रहा है उसको कि इन्होंने नाम में सिंह
और कौर की परंपरा की शुरुआत की। नाम में सिंह और कौर की परंपरा की शुरुआत की। कौर की परंपरा की शुरुआत की। अब थोड़ी सी लड़ाइयां देख लेते हैं। देखो 1690 में इन्होंने, मैंने अभी लिखवाया था कि स्टेटमेंट आपको, इन्होंने औरंगजेब को लेटर लिखा समझाने के लिए। औरंगजेब नहीं समझा, औरंगजेब ने अटैक किया। तो एक पर अटैक किया इन्होंने, औरंगजेब ने, और उसमें सिख और औरंगजेब की सेना, औरंगजेब स्वयं नहीं आया था, मुगल सेना आई थी। औरंगजेब की तरफ से कौन आया था? मुगल सेना आई थी। तो मुगल सेना और सिखों के बीच में 1690 में एक युद्ध हुआ, उसको नादौन का युद्ध कहते हैं, नादौन का युद्ध। और इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह क्या हुए थे? गुरु गोविंद सिंह क्या हुए थे? नहीं, विजयी हुए थे, जीत गए थे। इससे इसे मुगल से शासक औरंगजेब जो है क्या हुआ? गुस्सा हुआ, और उसने फिर जो है अटैक किया 1701 में। उस अटैक को हम बोलते हैं आनंदपुर। आनंदपुर शहर की स्थापना किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने। उसी जगह पे युद्ध होता है मुगल सेना और किसके बीच में? गुरु गोविंद सिखों के बीच। सीधा आप कह सकते हैं मुगल सेना और सिख के बीच, आप ये कहना, ठीक है, मुगल सेना और सिखों के बीच में। लेकिन यह युद्ध कोई निर्णायक स्थिति पर नहीं रहा। तो फिर अगेन औरंगजेब ने 1704 में अगेन इसी आनंदपुर नामक जगह पे फिर से आक्रमण कर दिया सिखों पर। इसी वजह से क्या बोलते हैं? द्वितीय आनंदपुर का युद्ध कहते हैं। और अगेन यहाँ पे युद्ध किसके किसके बीच हुआ? मुगल सेना और सिखों के बीच में हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि एक बहुत बड़ी गलती हो गई। और गलती क्या हो कि सिखों में तो बेचारे गुरु गोविंद सिंह भागने में सफल हो गए, क्योंकि मुगल सेना भारी पड़ रही थी। तो गुरु गोविंद सिंह किसी तरीके से किले को टप करके पीछे के दरवाजे से निकल के भागे गुरु गोविंद सिंह। लेकिन उनके दो बेटे शुरुआत में दो बेटे का नाम क्या लिखवाया था मैंने? जोरावर सिंह और फतेह सिंह ना। जोरावर सिंह और फतेह सिंह, बेचारे ये दो पकड़े गए, और गुरु गोविंद सिंह की मां भी पकड़ी गई। कौन से युद्ध में? मां, मम्मी। तो 1704 के आनंदपुर के युद्ध में सिखों में गुरु गोविंद सिंह तो भाग गए, लेकिन उनके दो नाबालिग बेटे, नाबालिग समझ रहे हो ना, दो नाबालिग बेटे और गुरु गोविंद सिंह की जो मां है वो बेचारी बंदी बना ली गई। और मुगल सेना ने इन दो छोटे बेटों से कहा कि तुम धर्म कबूल करो। कौन सा? इस्लाम। नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा। इन्होंने नहीं कबूल किया। बहुत छोटी उम्र थी, इसे पिक्चर ही बनी हुई है। इन्होंने नहीं कबूल किया। तो जानते हो, जोरावर सिंह और फतेह सिंह को जिंदा दीवार में चुनवा दिया मुगल सेना। और जब गुरु गोविंद सिंह के मां के सामने ये किया गया, इनकी मां के सामने, ठीक है, इन दोनों बेटे को मुगल सेना ने जिंदा दीवार में चिनवा दिया, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों ने इस्लाम धर्म को कबूल नहीं किया। सोचो धर्म कितनी बड़ी मायने होती है। इनकी मां को यही देख करके हार्ट अटैक आ गया, और मां की भी क्या हो गई? डेथ हो गई। मां की भी इनकी डेथ हो गई। अगला युद्ध हुआ चमकौर का युद्ध। अगला युद्ध हुआ चमकौर का युद्ध हुआ। और इस युद्ध में अगेन क्या होता है कि फिर लड़ाई होती है मुगल सेना और सिखों के बीच में, मुगल सेना और सिखों के बीच में। और इसमें भी क्या होता है कि गुरु गोविंद सिंह के जो बाकी के दो बेटे बच गए ना, एक जुझारू सिंह, एक अजीत सिंह, वो भी पकड़े जाते हैं और दोनों मारे जाते हैं। यानी कि चारों बेटे चमकौर के युद्ध में। फिर एक युद्ध होता है आपका खिदराना का युद्ध। खिदराना, और इसी को मुक्तसर का युद्ध कहते हैं, मुक्तसर का युद्ध कहते हैं। ये अगेन किसके किसके बीच में हुआ था? मुगल सेना और आपका सिखों के बीच में। अच्छा, एक पिक्चर आई थी इस पे, हीरो था अक्षय कुमार, ठीक है ना। उसमें वो गाना बहुत फेमस चला था, तेरी मिट्टी में यूं मिल जावा, गुल बन के यूं खिल जावा, ठीक है। उसमें आपने देखा होगा 40 सिखों ने किले के अंदर थे, और किस प्रकार से अंग्रेजी हुकूमत, सॉरी मैं ही भूल गया उस पिक्चर को, मैं ही भूल गया उस पिक्चर को, एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है, बस इतना जान जो कि इस युद्ध में 40 सिखों की क्या गई थी? जान गई थी इस युद्ध में। और इन 40 सिखों ने बहुत ही वीरता के साथ युद्ध को लड़ा था, लेकिन फिर भी क्या हुई? 40 सिखों की जान गई। और इसी युद्ध में क्या हुआ? खिदराना के युद्ध में
कि आपका जो आदि ग्रंथ जो पांचवें जो आपके सिख गुरु थे गुरु अर्जुन देव ने आपको बताया था कि उन्होंने गुरु नानक के उपदेशों को संकलित किया था, जिसे आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं। वो लॉस्ट हो गया, उसको जो है लॉस्ट हो गया, मतलब कि फट फूट गया, उसको खत्म कर दिया गया कि आपके धार्मिक ग्रंथ ही नहीं रहेंगे तो आपका धर्म का आधार नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मुगल सेना ने उसको जो है नष्ट कर दिया। तो जो 10वें सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने उसका पुनः संकलन किया, पुनः तैयार किया। और इसलिए कहा जाता है कि ओरिजिनल नहीं है, जो ओरिजिनल अर्जुन देव ने लिखा था ना, उससे कहीं ना कहीं हट के गुरु गोविंद सिंह ने लिखा है, विचारों को ऐड किया है अपने तरफ से भी। ठीक है, और वही चूंकि जो उसका जब पुनः संकलन किया गया आदि ग्रंथ का, पुनः जब संकलन किया गया तो उस आदि ग्रंथ को अब जो है पूछा जाता है कि और किस नाम से जाना जाता है, तो उसे बोलते दसम जो है दसम दशम दसम पातशाह का ग्रंथ कहा जाता है, दसम पातशाह का ग्रंथ कहा जाता है, क्योंकि 10वें गुरु थे ना गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने कंपाइल किया, संकलन किया, तो दसम पातशाह का ग्रंथ कहा जाता है। फिर क्या होता है कि 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है। लड़ते लड़ते बेचारा ये भी बहुत लड़ा, अपने बहुत विरोधियों को शांत करने में ये बेचारा रह गया। छत्रपति शिवाजी ने अलग परेशान कर रखा था, मराठा सरदार, ठीक है, इधर गुरु गोविंद सिंह ने अलग परेशान कर रखा था इसकी धार्मिक पॉलिसी की वजह से। सतनामियों का विद्रोह इसके खिलाफ हुआ, जाटों का विद्रोह इसके खिलाफ हुआ औरंगजेब की तरफ, ठीक है। तो 1707 में इसकी क्या होती है, डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो अगेन जैसे औरंगजेब ने अपने भाइयों से लड़के गद्दी प्राप्त किया था ना, उसी प्रकार से औरंगजेब के 3 पुत्र, एक का नाम था मुअज्जम, मुअज्जम, एक का नाम था कामबख्श, मुअज्जम, आजम और कामबख्श, ये 3 इसके बेटे थे। अगेन इनके तीनों बेटों में गद्दी पे कौन बैठेगा इस बात को लेकर ये आपस में लड़ गए। मुअज्जम ने 2 को मार दिया, कामबख्श और आजम को मार दिया, और मुअज्जम बैठ गया आपका गद्दी पे। जब ये गद्दी पे बैठा तो एक उपाधि लेके बैठा। उपाधि कौन सा इसने लिया, इसने उपाधि लिया बहादुर शाह प्रथम की उपाधि लिया, और इसे शाह आलम प्रथम भी कहा जाता है। याद रखने से क्या कहते हैं, शाह आलम प्रथम भी कहते हैं, इसे बहादुर शाह प्रथम भी कहा जाता है, याद रखिए। तो इसके लेकिन जिस नाम से गद्दी पे बैठा हो कौन सा नाम है, बहादुर शाह प्रथम, और इसको शाह आलम प्रथम भी कहा जाता है। तो गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गोविंद सिंह ने क्या किया कि किसका साथ दिया था इस उत्तराधिकार के युद्ध में, इस उत्तराधिकार के युद्ध में, इस उत्तराधिकार के, कहां गया नोट्स, ये क्या हो गया अचानक से, ये हटेगा कैसे। तो देखो सुनो, हुआ क्या कि जब औरंगजेब के पुत्र आपस में लड़ रहे थे कि गद्दी पे कौन बैठेगा, तो इसमें गुरु गोविंद सिंह ने किसका साथ दिया था, बहादुर शाह प्रथम का। किसका साथ दिया था, बहादुर शाह प्रथम का। और चूंकि ये जीत गया और ये बैठ गया गद्दी पे, तो इन दोनों, चूंकि गुरु गोविंद सिंह ने इसका साथ दिया था और ये गद्दी पे भी बैठ गया, तो इन दोनों के बीच में एक संधि हो गई कि हम भैया आपस में नहीं, ठीक है। और इन्होंने से कहा कि आप इस्लाम धर्म को औरंगजेब की तरह मत करना, ठीक है, हम आपके साथ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया, संधि हो गया। लेकिन एक बार हुआ क्या कि 1707 इनका अंतिम टाइम है ना, ठीक है, 1708 में ये महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर, ठीक है, टहल रहे थे। उस जगह का नाम था नांदेड़, ठीक है। और उस जगह पे टहल रहे थे तो एक मुस्लिम पठान था, पठान समझते हो इस्लाम में होते हैं, अजीम खान। उसने क्या किया कि पीछे से वार कर दिया गुरु गोविंद सिंह पे, पीछे से क्या किया, वार किया, जिससे बेचारे घायल तो हो गए लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने उसको मार दिया। घायल तो हो गए लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने उस व्यक्ति को मार दिया जान से, लेकिन ये भी बेचारे बच नहीं पाए, और उसी में इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और यहाँ से 10वें गुरु का क्या होता है, काम खत्म हो जाता है। अब यहाँ से चूंकि 10वीं गुरु को मरते वक्त गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि अब अगला कोई, ठीक है, गुरु इस सिख धर्म में नहीं होगा। इसी वजह से 10वें गुरु तक क्या हो गया, समाप्त। इन्होंने कहा कि अब गुरु पद परंपरा नहीं चलेगी, गुरु पद परंपरा नहीं चलेगी। दूसरा, जहां पे 5 लोग मिल जाएंगे वहीं पे गुरु क्या होंगे, विराजमान रहेंगे, ठीक है। तो इन्होंने संगत में भी रहने की बात कही, ठीक है, एकता की बात कही। और ये मरते वक्त इनका ओरिजिनल सेंटेंस था, इसी वजह से गुरु पद क्या हुआ, समाप्त हो गया। तो इसके बाद बंदा बहादुर रहेगा, क्योंकि बंदा बहादुर इनका
एक शिष्य था, अनुयायी था, और वो स्वयं, ठीक है, कि उसका नाम लक्ष्मण देव था, एक्चुअली कश्मीर का रहने वाला था वो लक्ष्मण देव। वो अपने आप को गुरु गोविंद सिंह की बातों से इतना प्रभावित था, इतना प्रभावित था वो लक्ष्मण देव, कि वो अपने आप को इनका बंदा कहता था। और चूंकि थोड़ा सा लंबा तगड़ा बहादुर टाइप का था, इसलिए उसको बुलाया जाता है बंदा बहादुर के नाम से। और इनके मरने के बाद सिख धर्म की जो है उसने सेनापति की कमांडर अपने हाथ में ले लिया कि सिख धर्म का प्रचार प्रसार करने के, क्योंकि अब गुरु पद तो समाप्त हो गया। और गुरु पद की परंपरा रहती तो बंदा बहादुर 11वां सिख गुरु बन जाता, लेकिन इन्होंने कह दिया कब नहीं होगा। तो उसने कहा कि ठीक है, गुरु पद नहीं चलेगा तो मैं सिख धर्म का सेनापति हूं। और इस तरीके से पहला सिखों का राजनीतिक नेता कौन बन के उभरा? बंदा बहादुर बना। ठीक है, बंदा बहादुर बना। तो पहले जो भी लड़ाई है जरा इसको फटाफट लिख लेते हैं। लिखना, 1690 ईस्वी में 1690 ईस्वी में नादौन के युद्ध में 1690 ईस्वी में नादौन के युद्ध में गोविंद सिंह ने औरंगजेब की सेना को पराजित किया। गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब की सेना को पराजित किया। दूसरा पॉइंट, 1700 ईस्वी में पराजित किया। 1700 ईस्वी में पराजित किया। 1700 ईस्वी में प्रथम आनंदपुर 1700 हालांकि कहेंगे 1701 भी लिखा मिलता है, तो आप जानते हो क्या करो, 1700/1701 भी लिख लो, क्योंकि ये युद्ध 1700 में शुरू हुआ था और 1701 में क्या हुआ था? समाप्त हुआ था। तो 1700/1701 ईस्वी में प्रथम आनंदपुर, ब्रैकेट में आनंदपुर लिख लेना, पंजाब में पड़ता है, ब्रैकेट में लिख लेना पंजाब, का युद्ध हुआ। आनंदपुर का युद्ध हुआ और 1704 ईस्वी में और 1704 ईस्वी में द्वितीय आनंदपुर का युद्ध हुआ। ऐसे लिखना, 1704 ईस्वी में द्वितीय आनंदपुर का युद्ध है। द्वितीय आनंदपुर का युद्ध है। औरंगजेब की सेना, जिसे मुगल सेना भी कह सकते हैं हम, औरंगजेब की सेना और सिखों के बीच हुआ। और सिखों के बीच हुआ। और सिखों के बीच हुआ। और इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह के पुत्र, और इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह के पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह, गुरु गोविंद सिंह के पुत्र जोरावर सिंह एवं और फतेह सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह एवं इनकी मां बंदी बना ली गई। एवं इनकी मां बंदी बना ली गई। एवं इनकी मां बंदी बना ली गई। इस्लाम धर्म स्वीकार ना करने पर, नहीं इसी में लिखो, इस्लाम धर्म स्वीकार ना करने पर इस्लाम धर्म स्वीकार ना करने पर जोरावर सिंह और फतेह सिंह को, जोरावर सिंह एवं फतेह सिंह को दीवार में जिंदा
दीवार में जिंदा चिनवा दिया गया। दीवार में जिंदा चिनवा दिया गया। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट 1704 ईस्वी में, 1704 ईस्वी में चमकौर का युद्ध है। चमकौर का युद्ध है। औरंगजेब की सेना चमकौर का युद्ध है। औरंगजेब की सेना और गुरु गोविंद सिंह के बीच हुआ। और गुरु गोविंद सिंह के बीच हुआ। इस युद्ध में मुगल सेनापति, इस युद्ध में, इसी में, इस युद्ध में मुगल सेनापति वजीर खान था। मुगल सेनापति वजीर खान था। फुल स्टॉप। इसी में, इस युद्ध में भी, इस युद्ध में भी गोविंद सिंह के दो अन्य पुत्र, इस युद्ध में भी गोविंद सिंह के दो अन्य पुत्र अजीत सिंह और जुझारू सिंह मारे गए। अजीत सिंह एवं जुझारू सिंह मारे गए। अगला पॉइंट 1705 ईस्वी में, 1705 ईस्वी में खिदराना ऑब्लिक मुक्तसर का युद्ध हुआ। बोर्ड पे लिखा है ऊपर सबसे। 1705 ईस्वी में खिदराना ऑब्लिक मुक्तसर का युद्ध हुआ, कौमा, जिसमें 40 सिखों की जान गई थी। जिसमें 40 सिखों की, 4 नहीं 40, 40 सिखों की जान गई थी। 1.25 लाख से एक लड़ावा तब मैं गुरु गोविंद सिंह कहलावा। तो मुगल सेना सामने खड़ी थी और ये मात्र 40 थे। और उसी समय गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि तुम 40 हो तो डर क्यों रहे हो, हम 1.25 लाख के एक बराबर है। और वो 40 ने इतना जोर से लड़ा कि शुरुआत में मुगल हार रहे थे, लेकिन उसने जो है फिर, मुगल सेनापति जो था उसने जो है जिहाद का नारा दिया। याद है बाबर ने भी जिहाद का नारा दिया था राणा सांगा 1527 खानवा का युद्ध में, तब जाके वो लोग जीत गए थे। 40 सिखों की जान गई थी। फुल स्टॉप। इन इन नोट करके लिखो। इन युद्धों के दौरान, नोट करके, इन युद्धों के दौरान आदि ग्रंथ लुप्त हो गया। इन युद्धों के दौरान आदि ग्रंथ लुप्त हो गया। फुल स्टॉप। अभी तक ये नहीं समझ आदि ग्रंथ क्या है। फुल स्टॉप। गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु गोविंद सिंह ने आदि ग्रंथ का पुनः संकलन करवाया। आदि ग्रंथ का पुनः संकलन करवाया, पुनः संकलन करवाया। इसलिए इसे, इसलिए इसे
दसम पातशाह का ग्रंथ है, बोर्ड पे देखना, इसलिए इसे दसम पातशाह का ग्रंथ कहा जाता है। अगला पॉइंट लिखना, 1707 ईस्वी में 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब की मृत्यु के बाद कौमा अगला मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम बना। और गुरु गोविंद सिंह की बहादुर शाह प्रथम से संधि हो गई। और गुरु गोविंद सिंह की बहादुर शाह प्रथम से संधि हो गई। लास्ट पॉइंट लिखना, 1708 ईस्वी में नांदेड़, बोर्ड पे देखना, नांदेड़ ब्रैकेट में लिखना महाराष्ट्र कौमा गोदावरी तट पर, इसका लोकेशन है महाराष्ट्र में गोदावरी तट पर, नांदेड़ का लोकेशन है महाराष्ट्र के गोदावरी तट पर, ब्रैकेट बंद, में एक पठान अजीम खान ने गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी। अब रेड पेन से हेडिंग देना बंदा बहादुर, रेड पेन से हेडिंग देना बड़ा सा बंदा बहादुर, 4-5 पॉइंट इसका लिखो। कल मैंने आपको बताया था कि इसकी हत्या किसने करवाई थी? उत्तर मुगल शासक फर्रुखशियर ने करवाया था 1716 ईस्वी में, क्योंकि सिख धर्म का काफी अच्छे से जो है ये इसके टाइम पे ग्रोथ हो रही थी और जो है विस्तार हो रहा था, तो फर्रुखशियर ने इसकी क्या करवाई थी? हत्या करवा दी थी। तो बंदा बहादुर टाइम लिख लेना 1708 से, यानी कि उनके गुरु तेग गोविंद सिंह की हत्या के वर्ष से इसने संभाल लिया था कमान, 1708 से लेकर के 1716 जब इसकी डेथ कर दिया हुई। पहला पॉइंट लिखना, यह सिख धर्म का सेनापति तथा सिखों के पहले राजनीतिक नेता हुए। दूसरा, ये जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे। तथा इनके बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। अगला पॉइंट लिखना, गुरु गोविंद सिंह इन्हें
गुरु गोविंद सिंह इन्हें बोर्ड पे देखो, गुरु गोविंद सिंह ने गुरु बख्श सिंह नाम दिए। गुरु गोविंद सिंह ने इन्हें गुरु बख्श नाम दिया। गुरु गोविंद सिंह ने इन्हें गुरु बख्श नाम सिंह नाम दिया। लिखना लास्ट पॉइंट, हाँ गुरु बख्श सिंह लगा देना। सेंटेंस सुनो कि गुरु गोविंद सिंह ने इन्हें गुरु बख्श सिंह नाम दिया। गुरु गोविंद सिंह ने इन्हें गुरु बख्श सिंह नाम दिया। वो कहां लिखा बख्शी? लास्ट लिखना 1716 ईस्वी में, 1716 ईस्वी में मुगल शासक फारूक सियर, क्या इसने अंग्रेजों को फरमान जारी किया था क्या? कुछ कब जारी किया था? क्यों जारी किया था? बीमार था, सर्जन हैमिल्टन ने इसकी क्या करी थी? ठीक कर दिया था इसको। तो जो फरमान जारी किया था बंगाल और फिर आपका सूरत में, हैदराबाद में टैक्स छूट दिया था, कलकत्ता के आसपास 38 गांव खरीदने का आदेश दिया था। मुगल शासक फारूक सियार ने दिल्ली में फांसी दे दिया। ये था आपका 10 गुरु और उसके बाद आपका बंदा बहादुर का हिस्ट्री। तो मुगलों के साथ तो इनकी लड़ाई हो गई। अब मैंने कहा था ना कि सिख की लड़ाई पहले मुगलों के साथ होगी, औरंगजेब के साथ होगी, और उसके बाद अब सिखों की लड़ाई अंग्रेजों के साथ होगी, जिसमें अंग्रेजों के साथ 2 बार ये लड़ेंगे। तो कहलाएगा प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कहलाएगा, और दूसरी बार लड़ेंगे तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कहलाएगा, और उसके बाद पंजाब किसका हो जाएगा? आपका अंग्रेजों का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पहले लड़ाने से पहले एक व्यक्ति की भूमिका के बारे में पढ़ाना जरूरी है, रणजीत सिंह के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना जरूरी है। तो पहले आप ये जान लो कि 1761 में एक युद्ध हुआ था। कुछ युद्ध हुआ था क्या 1761 में? पानीपत, तराइन का कुछ युद्ध हुआ था क्या? कौन सा? तराइन का हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, जिसमें कौन कौन लड़े थे? तो एक तरफ थे मराठा सरदार। कहोगे सर आप सिख में मराठा क्यों जोड़ रहे हो? तो आएगा। तो इस पानीपत के तृतीय युद्ध में एक तरफ मराठा सरदार थे और दूसरे तरफ कौन था? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली, इन दो के बीच में युद्ध होता है, जिसमें हार किसकी हुई थी? मराठों की। जीत किसका हुआ था? ये मोहम्मद शाह अब्दाली का, इन अफगानियों का। इस इतनी बुरी तरीके से मराठों की पराजय हुई ना, इतनी बुरी तरीके से मराठों की पराजय हुई कि पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद माना जाता है कि मराठा शक्ति भारत में कहीं ना कहीं कमजोर हो गई और धीरे धीरे पतन की अवस्था की ओर चली गई। तो मराठा शक्ति भारत में क्या हुई? कमजोर, पहला पॉइंट। दूसरा, औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो भी मुगल सल्तनत के शासक बने वो भी क्या हुए? कमजोर। वो अकबर की तरह, जहांगीर की तरह, औरंगजेब की तरह उनका जो है नहीं रह गया था स्टेटस। यहां तक कि उनको राजा भी दरबारी बनाते थे मिल करके, जिसमें सैयद बंधुओं का नाम आता है। ये हिंदुस्तानी गुट के 2 भाई थे, सैयद बंधु, ठीक है, जिन्होंने मोहम्मद शाह रंगीला तक, मोहम्मद शाह एक शासक हुआ मुगल शासक का, उसके टाइम पर कोहिनूर हीरा लेकर भाग गया था नादिर शाह के द्वारा, ठीक है। तो वहां तक सैयद बंधुओं ने मुगलों को राजा बनाया, ठीक है, यानी कि पहले की तरह स्टेटस मुगलों की नहीं रह गई। किसके मृत्यु के बाद? औरंगजेब के बाद। तो इसका मतलब पहला पॉइंट क्या कि मराठों की शक्ति कमजोर 61 के युद्ध के बाद। उसके बाद औरंगजेब के डेथ के बाद भी जो है मुगल साम्राज्य क्या हो गया? कमजोर। तो भारत में मुख्य एक शक्ति के रूप में थे, एक मराठा और दूसरा मुगल, ये दोनों ही क्या हो गए? कमजोर हो गए। एक तो युद्ध के बाद हो गया, दूसरा औरंगजेब के बाद हो गया, ठीक है। तो भारत में अब तीसरी शक्ति उभर रही थी। 2 तो कमजोर हो गए,
अब क्षेत्रीय शक्ति, अंग्रेज तो विदेशी मानेंगे हम ना, भारत में जो क्षेत्रीय शक्ति थी अब वो उभर रही थी, और वो कौन उभर रहे थे? सिख। कौन उभर रहे थे? सिख उभर रहे थे। क्लियर है? और पंजाब में 10 गुरु के जाने के बाद, बंदा बहादुर के जाने के बाद, मृत्यु के बाद, पंजाब में जो ये बड़ा पंजाब है, इसमें अलग अलग स्वतंत्र सिख राज्य स्थापित होने लगे। यानी कि एक राजा हुआ जो उसने कहा कि पंजाब के इस क्षेत्र पर मेरा अधिकार भैया, इस क्षेत्र पर फलना सिंह का अधिकार। तो पंजाब में क्या हुआ कि 1763 से लेकर के 1773 के बीच में पंजाब में बहुत सारे स्वतंत्र सिख राज्यों की क्या हो गई? स्थापना हो गई। और टोटल कितने हुए सिख राज्यों की स्थापना? 12। कितने हुए? 12। और जो ये सिख राज्य बने ना, ये जो सिख राज्य 12 बने, इसी को हम क्या बोलते हैं? मिसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिसल बोलते हैं। जो 12 सिख राज्य स्वतंत्र बने पंजाब में, उसको जो प्रांतीय शासक जो है, उन प्रांतीय शासक और उनके क्षेत्र को मिसल कहा जाता था, और उन मिसलों के नाम होते थे, जिसमें से 2 सबसे इंपॉर्टेंट मिसल है जो आपको जानना है। एक है भंगी मिसल और दूसरा है सुकरचकिया। दूसरा कौन सा है? सुकरचकिया मिसल। और इसी सुकरचकिया मिसल के शासक हुए आपके कौन? रणजीत सिंह। कौन हुए आपके? रणजीत सिंह हुए। और 12 में से 2 सबसे शक्तिशाली, भंगी और सुकरचकिया, और इन दोनों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन? भंगी मिसल। क्योंकि इनके पास सिखों का वो जगह था जो कहीं ना कहीं सिखों के लिए एक इंपॉर्टेंट सेंटर था, अमृतसर। कौन सा? अमृतसर। तो जब तक अमृतसर भंगियों के पास है, भंगी मिसल के पास, ठीक है, ये भंगी मिसल सर्वाधिक शक्तिशाली मिसल है सिखों के प्रांतीय शासक के रूप में। ठीक है, छीनेंगे, रणजीत सिंह से छीन लेंगे, ठीक है, उसके बाद देखते हैं। अब हुआ क्या कि उधर अफगानिस्तान, ठीक है, हिंदुस्तान पाकिस्तान बगल में अफगानिस्तान, ठीक है, तो अफगानिस्तान का एक शासक था जमान शाह, ठीक है, जमान शाह ही था। अफगानिस्तान का एक शासक था जमन शाह, जमन शाह। वो अफगानिस्तान से निकलता अटैक करने के लिए किसके ऊपर? रणजीत सिंह के ऊपर। इनके ऊपर अटैक करने के लिए निकलता है, और जब इनके ओर बढ़ रहा था वो जमन शाह अफगानिस्तान का, और लगभग लाहौर तक जब पहुंच गया हो, तो उसे पता चला कि जहां का वो शासक है अफगानिस्तान का, वहां पे आंतरिक विद्रोह शुरू हो चुका है। तो जमन शाह को वापस जाना पड़ गया। आ रहा था इनके लिए, लेकिन पता चला कि जहां का राजा है वहीं पे कुछ डिस्टरबेंस हो चुका है। तो उसको ठीक करने के लिए बोला कि पहले ठीक करने जाता हूं मैं, उधर से लौटूं, दोबारा आऊंगा इनको अटैक करने के लिए। तो चला गया बीच रास्ते से ही। जब वो बीच रास्ते से जल्दबाजी में जा रहा था, तो उसकी 12 तोप, कितने तोप? उसकी 12 तोप एक नदी में गिर गई। और नदी कौन सा था आपका? वो नदी था आपका चिनाब नदी, ठीक है, चिनाब नदी था, उसी में गिर गया। लेकिन उसने कहा कि पहले उसको दूर कर लेते, बाद में तोप भी निकला लेंगे, और चला गया। ये बात किसको पता चला? रणजीत सिंह को। रणजीत सिंह ने क्या किया? दरिया दिली दिखाई, और चिनाब नदी में जो 12 तोप अपने ही दुश्मन का, जो 12 तोप गिरा था ना, उसको निकलवाया, और निकलवा के जमन शाह को वापस भिजवा दिया। जमन शाह खुश होगा ना कि बताओ, मुझे शत्रु पे अटैक करने जा रहे थे, उसने मेरे बारे में इतना सोचा, और एक तोप की कीमत उसमें बहुत होती थी, और तोपों का उस समय तोप का महत्व युद्ध में बहुत ज्यादा होता था। बाबर उसी के दम पे तो जीत गया था। बाबर तो उसी के दम पे जीता था ना, भारत में मुगलिया सल्तनत की स्थापना की थी। ठीक है, तो रणजीत सिंह के इस कार्य से जमन शाह अफगानिस्तान का शासक खुश होता है, और कहता है कि जाओ लाहौर पे आप अटैक कीजिए और लाहौर का राजा बन जाइए। मैं आपको प्रांतीय शासक कबूल करता हूं, लाहौर का प्रांतीय शासक कबूल करता हूं। कहां का? लाहौर का। तो रणजीत सिंह ने लाहौर पे अटैक किया, लाहौर को अपने अधिकार में ले लिया, और जमन शाह का क्षेत्र था एक्चुअली वो। तो जमन शाह ने कहा कि ठीक है, मेरी तरफ से आपका ओके है, आप लाहौर में प्रांतीय शासक के पद पर रहिए। ठीक है, तो रणजीत सिंह ने क्या किया कि अपनी जो राजधानी थी बना लिया किसको? लाहौर को। किसको बना लिया? लाहौर को बना लिया। राजनीतिक राजधानी बना लिया लाहौर को। याद रखेंगे क्या मैंने बोला? राजनीतिक राजधानी किसको बना लिया? लाहौर को बना लिया। अब रणजीत सिंह को अगर मजबूत मिसल में आना है तो अमृतसर को अपने पास रखना होगा। तो उसके बाद रणजीत सिंह ने किस पे अटैक किया? भंगी मिसल पे।
और भंगी मिसल पर अटैक करके अमृतसर को छीन लिया और अपने पास ले लिया। तो पंजाब तो पहले से था इनके पास, लाहौर आ गया, अमृतसर का क्षेत्र भी आ गया। ठीक है, याद रखना कि अमृतसर रणजीत सिंह की धार्मिक राजधानी थी। क्या धार्मिक राजधानी थी? और राजनीतिक राजधानी कौन सा था? लाहौर। याद ना, आप जो है याद रखना। फिर क्या होता है कि रणजीत सिंह अब क्षेत्र का विस्तार कहीं ना कहीं कर रहे हैं, अमृतसर लाहौर और क्षेत्रों का विस्तार कर रहे हैं। अब भारत में कहीं ना कहीं मुगल सत्ता भी थे, सॉरी अंग्रेजी हुकूमत भी था। तो अंग्रेजों को लगा कि भाई रणजीत सिंह तो बहुत आगे निकल रहा है, और रणजीत सिंह ने अपनी सेना का व्यवस्था बहुत अच्छे पैटर्न पे कर लिया था एकदम। अंग्रेज लड़ने से पहले ना बहुत अच्छे से पहले चेक करते थे कि जिससे हम लड़ने जा रहे हैं उसकी सेना की कैपेसिटी क्या है, फाउंडेशन क्या है। तो अंग्रेजों को लगा कि अभी रणजीत सिंह से हम जीत नहीं पाएंगे, तो उन्होंने कहा कि अभी संधि करने का टाइम है। जब तक अंग्रेज पूर्णतः जीत नहीं पाएंगे, उनको यह आश्वासन ना हो जाए कि हम इस पे अटैक करें, हम जीत जाएं, तो उन्होंने कहा कि तब तक हम क्या करते हैं, रणजीत सिंह के साथ संधि करके इनको उलझाए रखते हैं। ठीक है, तो 1809 में एक संधि होता है, 1809 में एक संधि होता है रणजीत सिंह वर्सेस अंग्रेजों की तरफ से, और अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था कौन? चार्ल्स मेटकाफ। कौन? चार्ल्स मेटकाफ कर रहा था। और इस संधि में यह हुआ, अमृतसर में संधि हुआ, इसलिए इस संधि को अमृतसर की संधि कहते हैं। क्या बोलते हैं? अमृतसर की संधि कहते हैं, अमृतसर की संधि कहते हैं। और इस संधि के तहत रणजीत सिंह और अंग्रेजों का नेतृत्व चार्ल्स मेटकाफ जॉन कर रहा था। तय हुआ कि भैया ये जो सतलज नदी है ना, कौन सी नदी? जो ये सतलज नदी है, इस सतलज नदी के ऊपरी हिस्सा में शासन रहेगा रणजीत सिंह का, और सतलज नदी के दक्षिणी हिस्से में शासन रहेगा आपका अंग्रेजों का। यानी कि सिंपल सी कहने की बात यह हो गई कि अमृतसर की संधि के तहत, ठीक है, दोनों यानी कि पंजाब और अंग्रेजों की जो सीमा मान ली गई, वो सीमा कौन सी नदी मान ली गई? और इसके उत्तरी हिस्सा में रणजीत सिंह का शासन और इसकी दक्षिणी हिस्सा में अंग्रेजों का शासन। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था आपका बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ साथ बिहार एसआई में भी पूछा था एक बार। कौन सी संधि के तहत सतलज नदी को सीमा मान लिया गया था? तो अमृतसर, और अंग्रेजों का नाम पूछे कि नेतृत्व किसने किया था? चार्ल्स मेटकाफ ने किया था। ठीक है, चार्ल्स मेटकाफ ने किया था। इस तरीके से चलता गया, लेकिन रणजीत सिंह काफी विस्तारवादी व्यक्ति थे, और अपनी सेना का पैटर्न इन्होंने कहीं ना कहीं विदेशियों की तरह रखा, और काफी अच्छी ट्रेनिंग देना, काफी अच्छी ट्रेनिंग देना। फिर हुआ क्या कि एक बार अफगानिस्तान में, ठीक है, एक बार अफगानिस्तान में सत्ता के परिवर्तन को लेकर के, जैसे हमारे यहाँ भी उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ, औरंगजेब के पुत्रों में भी हुआ, शाहजहां के पुत्रों में भी हुआ, वैसे ही अफगानिस्तान में क्या होता है कि सत्ता पे कौन बैठेगा, ठीक है, इस बात को लेकर वहां पे एक लड़ाई चलती है। और जो उस सत्ता के लिए लड़ रहा था एक व्यक्ति भाग करके किसके पास आ गया? रणजीत सिंह के पास, और बोला कि हुजूर मेरी सहायता कीजिए। इन्होंने कहा कि एक काम कर, कोहिनूर हीरा ला के मुझे दे दे। कौन सा हीरा? कोहिनूर हीरा ला करके मुझे दे दे। उसने बोला कि ठीक है। वो गया, और उसका नाम था शाह सूजा की, शायद शाह सूजा ही नाम था। ठीक है, वो शाह सूजा गया और किसी तरीके से क्या करता है, जो कोहिनूर हीरा नादिर शाह लेकर भाग गया था। कौन लेकर भाग गया था? नादिर शाह। जब हम अंतिम मुगल, उत्तर मुगल शासक पढ़ेंगे तो वहां पे बता दूंगा मैं, नादिर शाह लेकर के भाग गया था। तख्त ताउस में जड़ा हुआ था, जो दिल्ली के लाल किला में रखा जाता था, दीवाने खास एक सिंहासन, मैंने मुगल में शायद पढ़ाया था आप लोगों को। ठीक है, तो नादिर शाह जो है, करनाल का युद्ध जब हुआ था ना 1739 में, तो लेके भाग गया था। ठीक है, तो इसने कहा रणजीत सिंह ने, क्या करो तुम, वो कोहिनूर हीरा लाओ। तो शाह सूजा ने क्या किया कि राजा बनने के लिए वो कोहिनूर हीरा किसे गिफ्ट कर दिया? कोहिनूर हीरा इनको गिफ्ट कर दिया। लेकिन कुछ ही वर्षों बाद रणजीत सिंह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। रणजीत सिंह की क्या हो गई? मृत्यु। लेकिन कोहिनूर हीरा किसके पास आ चुका है? सिखों के पास आ चुका है, इनके राज घराने में आ चुका है। अब देखना हीरा कैसे जाएगा ब्रिटेन की महारानी तक। इनके मरने के बाद अब अगला शासक कौन बनेगा सुकरचकिया मिसल का? ठीक है, तो इनके बेटे रणजीत सिंह के मृत्यु के बाद अब कौन बैठेगा गद्दी पे? तो इनका एक बेटा था खड़ग सिंह।
आपने सुना खड़क सिंह के खड़खड़ाने से खड़कती है खिड़कियां, ठीक है। खड़क सिंह, क्या नाम था उनका? खड़क सिंह। ये गद्दी पे बैठ गए, लेकिन कुछ दिन बाद मर गए। इसके बाद फिर गद्दी पे बैठा नैनीहाल सिंह, ननिहाल नहीं, नैनीहाल, ठीक है, नैनीहाल सिंह। लेकिन ये भी हो गया, टपक गया। देख रहे हो कैसे क्रम जा रहा है। खड़क सिंह मर गया, नैनीहाल सिंह मर गया, तो अब कौन बैठा है गद्दी पे? तो खड़क सिंह की जो विधवा पत्नी थी, ठीक है, चांद बीबी, ठीक है, और रणजीत सिंह के एक बेटे थे शेर सिंह, ये दोनों आपस में लड़ने लगे। कौन कौन लड़ने लगा? तो इनकी, इसकी खड़क सिंह की विधवा चांद बीबी और वर्सेस रणजीत सिंह के बेटे शेर सिंह। रणजीत सिंह के बेटे शेर सिंह, इन दोनों में चल रहा था गद्दी पे कौन बैठेगा। चांद बीबी को मार दिया गया, गद्दी पे कौन बैठ गया? शेर सिंह। अब चांद बीबी के एक दीवाने थे, ठीक है, अजीत सिंह। उन्होंने कहा कि भाई तुझे नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। तो अजीत सिंह ने क्या किया, ठीक है, अजीत सिंह ने क्या किया, इनकी हत्या कर दी। देख रहे हो कैसे चल रहा है, देख रहे हो ना किस तरीके से रणजीत सिंह के बाद ये चल रहा है, ठीक है। तो ये हुआ, अजीत सिंह ने इनकी हत्या कर दी। गद्दी पे नहीं बैठा, लेकिन गद्दी पे नहीं बैठा, तो गद्दी पे कौन बैठा? दिलीप सिंह। ये इनके रणजीत सिंह के अल्पवयस्क बेटे हैं, और जब गद्दी पे बैठे तब ये अल्पवयस्क ही थे, छोटा बेटा थे, ठीक है। ये गद्दी पे बैठे तो अजीत सिंह ने सपोर्ट किया था, ठीक है। अजीत सिंह ने इनको शेर सिंह को मार करके सपोर्ट किया कि भैया हम रणजीत सिंह के खासम खास व्यक्ति हैं, इसलिए मैं गद्दी पे नहीं बैठूंगा, किसको बैठाता हूं? दिलीप सिंह। अब दिलीप सिंह बेचारे छोटे लड़के, तो कोई तो चाहिए संरक्षण के लिए। याद है अकबर भी बैरम छोटा था तो बैरम खा उसका देखभाल करता था ना, तो इनकी देख रेख के लिए रखा गया महारानी जिंदल को। तो इनकी संरक्षिता कौन थी? महारानी जिंदल थी। इनकी संरक्षिता कौन थी? महारानी जिंदल थी। और यहीं से अब ये जो कैरेक्टर आपको दिख रहा है, इसी कैरेक्टर से अब शुरू होगा वर्सेस अंग्रेज, क्योंकि कहीं ना कहीं दिलीप सिंह अल्पवयस्क व्यक्ति और इसकी संरक्षिता एक जो है वोमेन महिला है। तो अंग्रेजों ने कहा कि अब सही समय आ चुका है किस पे अटैक करने के लिए? सिखों पर अटैक करने के लिए। लेकिन इस युद्ध के अटैक के पीछे महारानी जिंदल की महत्वाकांक्षा थी। कहोगे सर महत्वाकांक्षा क्या? तो ये चाहती थी कि जो है अपने साम्राज्य का बिल्कुल रणजीत सिंह की तरह विस्तार करना, और अंग्रेज नहीं चाहते थे कि अब सिखों का विस्तार हो। तो महत्वाकांक्षा कहीं ना कहीं इनका छिपा हुआ था। तो वर्सेस अंग्रेजों की लड़ाई होगी, तो ये सिख वर्सेस अंग्रेजों की लड़ाई होगी, तो उसे क्या बोलेंगे? आंग्ल सिख युद्ध बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आंग्ल सिख युद्ध कहेंगे। युद्ध चला 1845 से 1846। और युद्ध में क्या हुआ कि भाई सीधी सी बात है, शासक बच्चा है, संरक्षिता महिला है, ठीक है, लेकिन सिख सेना ने बहुत अच्छे से अपनी लड़ाई को लड़ा, अंजाम दिया बहादुरी पूर्वक। लेकिन इसमें सिखों की बुरी तरह से पराजय हुई। क्या हुई? बुरी तरह से पराजय हुई। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में पराजय किसकी हुई? सिखों की हुई। और जब सिखों की पराजय हुई तो अंग्रेज अब संधि करेंगे, संधि करेंगे। ये तो आप बार बार देखते आ रहे हो, लगभग अब तो इतना सीख गया होगे कि युद्ध समाप्ति संधि के साथ होगी, ठीक है। तो इसमें दो संधि होती है, एक लाहौर की संधि होती है। कौन संधि होती है? एक लाहौर की संधि होती है। और इस लाहौर की संधि के तहत क्या हुआ? तुम लोग को इतना चुल क्यों मच रहा है? लाहौर की संधि के तहत, ठीक है, अंग्रेजों ने 1.5 लाख रुपए मांगे कि भैया जो तुमने युद्ध किया सिखों ने, हमारा भी इसमें नुकसान हुआ। जीते बेशक अंग्रेज, लेकिन हमारा भी नुकसान हुआ, तो कितने पैसा दो? 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए। इतना रुपया अंग्रेजों ने हर जाने के रूप में किससे मांगा? सिखों से। और सिखों के सरदार कहीं ना कहीं अभी कौन है? दिलीप सिंह है। तो दिलीप सिंह ने अपने खजाने से 50,000 रुपया, कितना? अपने खजाने से 50,000 रुपया किसको दे दिया? अंग्रेजों को दिया। और कहा कि भैया 1 लाख रुपया अभी तो नहीं है, ठीक है, आप 1 लाख रुपए के बदले में हमारे कुछ क्षेत्र को अपने पास रख लो। जिसमें से एक क्षेत्र इन्होंने कौन सा दे दिया? कश्मीर दे दिया। किसको दे दिया? अंग्रेजों को।
अंग्रेजों को इस क्षेत्र से कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि अंग्रेज उसी क्षेत्र पर ज्यादा फोकस्ड होते थे जिन क्षेत्रों में संसाधन होती थी। यहाँ पे संसाधन की जगह पे बर्फ है, तो अंग्रेजों क्या, हम क्या लेके करेंगे, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, ले लिया, ठीक है, क्योंकि पैसा था नहीं तो ले लिया अंग्रेजों ने, और इसे 1 लाख रुपया में बेच दिया। तो 1.5 लाख हो गया इनके, 50 रुपए तो मिल गया था, और 1 लाख रुपए में बेच दिया। किसको कश्मीर बेचा, गुलाब सिंह को। किसको बेचा, गुलाब सिंह को बेचा। 1 लाख रुपया इनका हो गया, 1.5 लाख रुपया, ठीक है। ये संधि था। एक संधि ठीक उसी वर्ष 1846 में एक संधि फिर की अंग्रेजों ने, और उस संधि कहलाती है भैरोवाल की संधि। भैरोवाल की संधि, वो संधि कहलाती है भैरोवाल की संधि। आप कहोगे सर दोबारा संधि क्यों करना पड़ गया, तो इसलिए करना पड़ गया क्योंकि यहाँ पे जो महारानी जिंदल थे, अंग्रेज चाहते थे कि दिलीप सिंह की जो संरक्षिता है महारानी जिंदल, उसके रोल को समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि बहुत ही चालाक किस्म की महिला थी, और ये बाद में कुछ बड़ा षड्यंत्र करके अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र बना रही थी। और ये बात पता चल गया किसको, अंग्रेजों को। तो अंग्रेजों ने कहा कि भैया एक और संधि करना चाहते हैं आपसे। तो भैरोवाल नामक जगह पे संधि हुई, उसी वर्ष हुआ दूसरी संधि, कुछ महीनों के बाद। और इस संधि की शर्त ये रखी गई कि जो महारानी जिंदल है ना, जो महारानी जिंदल है, इनको कहा गया कि आपकी संरक्षिता समाप्त की जाती है दिलीप सिंह की, यानी कि अब आप दिलीप सिंह के संरक्षिता नहीं रहेंगे, और आपको अपने जिंदगी गुजारने के लिए 1.5 लाख रुपए सालाना मिलेगा। कितना मिलेगा, 1.5 लाख रुपए वार्षिक मिलेगा। चुपचाप बैठिए और जो है जूस वूस पीजिए, आपको कुछ नहीं करना है। 1.5 लाख रुपया देकर महारानी जिंदल को चुपचाप बिठा दिया गया, और कहा गया कि आपकी संरक्षिता समाप्त की जाती है। ये दूसरी संधि थी, ठीक है। लेकिन अभी भी अंग्रेजों को यह था कि पूरा पंजाब लाहौर को हड़पना है हमें, ठीक है। लेकिन इस संधि में अभी ऐसा कुछ शर्त नहीं रखा गया था अंग्रेजों के तरफ से जिसमें कहीं ना कहीं जो है पूरा पंजाब और लाहौर उनका हो जाए। अब अंग्रेज ने सोचा कि क्यों ना हम एक बहाना बनाते हैं और एक युद्ध फिर से करते हैं, किसके ऊपर, सिखों के ऊपर। और ये जो युद्ध होगा इसमें हम क्या करेंगे, पूर्ण रूप से पंजाब और लाहौर को कैप्चर कर लेंगे। तो अंग्रेजों ने कहा कि सिखों का कौन सा जगह है जहां पर सिखों का लगाव ज्यादा है, तो देखा कि मुल्तान। कौन सा जगह, मुल्तान। और मुल्तान में एक शासक था मूलराज। मुल्तान का शासक कौन था, मुल्तान का एक शासक था, उसका नाम था मूलराज। अंग्रेजों ने क्या किया कि देखा कि जो सिखों की जो भावना है इस मुल्तान के शासक मूलराज से क्या है, जुड़ी हुई है। अंग्रेजों ने मूलराज को क्या कर दिया, इसके पोस्ट से, शासक के पोस्ट से हटा दिया। जब इसको हटाया तो इसके जो समर्थित जो सिख थे, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। बस यही बहाना चाहिए था अंग्रेजों को, और फिर उन्होंने अपने तरफ से तोप और बारूद लेकर पहुंच गए। और जब पहुंचे तो कौन सा युद्ध शुरू हो जाएगा, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। और ये युद्ध 3 चरणों में चला। कितने चरणों में चला, याद है, टीपू सुल्तान का जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध था वो भी 3 चरण में चला था, मीडो, कार्नवालिस, ठीक है। तो ये भी 3 चरणों में चला, और 3 चरणों में जो पहला चरण था, 3 चरण, दूसरा है चिलियावाला, चिलियावाला गुजरात का युद्ध। और पहला था आपका पहला जगह जो हुआ था, आपका वो था रामनगर। तो द्वितीय जो आंग्ल सिख युद्ध चला वो 3 अलग अलग जगहों पे लड़ा गया, रामनगर, चिलियावाला और गुजरात। फाइनली जो तीसरा, क्या हो रहा है तुम लोग आज, तीसरा जो आपका चरण था गुजरात वाला ना, इसमें फाइनली रूप से किसका हार हुआ, सिखों का हार हुआ। फाइनल रूप से सिख क्या हो गए, हार गए। और हारने के बाद इस बार कहा गया कि भैया, चार्ल्स नेपियर ने इस युद्ध का नेतृत्व किया था। गुजरात वाला जो तीसरा चरण था, चार्ल्स नेपियर अंग्रेज एक सेनापति था, उसने जो है नेतृत्व संभाला था और सिखों को बुरी तरीके से पराजित किया। और तोप को भी यूज किया लिया था उसने, ठीक है, भारी मात्रा में तोप को इस्तेमाल करके सिखों को पराजित किया। तो एंट्री होती है लॉर्ड डलहौजी की। किसकी होती है, लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी को भारत में साम्राज्यवाद के विस्तार का जनक माना जाता है।
बर्मा से लेके अफगानिस्तान तक अंग्रेजों का विस्तार किया था लॉर्ड डलहौजी ने, सोच लो। बर्मा यानी कि म्यांमार, और म्यांमार से लेकर के अपाओ कश्मीर, इंडिया होते होते पाकिस्तान, होते होते अफगानिस्तान, इतने तक पूरा ब्रिटिशों का हुकूमत का साम्राज्य बना दिया था लॉर्ड डलहौजी ने। बहुत बड़ा विस्तारवादी व्यक्ति था वो। क्या है? हाँ, इंडिया पूरा। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी की एंट्री होती है और लॉर्ड डलहौजी ने कहा कि अब से दिलीप सिंह, क्योंकि सेकंड वाले में भी राजा कौन है, तो कहीं ना कहीं कौन है, दिलीप सिंह है। इनको कहा कि एक काम कीजिए दिलीप सिंह, आप क्यों छोटे मोटे बालक हो के इन लफड़ों में पड़ रहे हैं, आप जाइए पढ़ने के लिए इंग्लैंड। कहाँ जाइए? इंग्लैंड चले जाइए। ठीक है, कहाँ ही बिना मतलब के लफड़ों में पड़े हैं, बिना मतलब के खादी बुदी मारे जाएंगे बिना मतलब के। छोटी उम्र है, जाइए पढ़िए वढ़िए, इंग्लैंड में हमारी शिक्षा बहुत टॉप कॉलेज की शिक्षा है। अंग्रेजों ने इनको पढ़ने के लिए भेज दिया इंग्लैंड। और क्या, इनको 50,000 रुपया, 50,000 रुपया पेंशन दे दिया कि जाइए आराम से, महीने में आपको कितना मिलेगा, 50,000 रुपया, घूमिए फिरिए, अच्छे से पढ़िए, एकदम जमींदार की ठाट से रहिए। वहां पे एक महल दिया जाएगा आपको, ठीक है, महल दिया जाएगा, और आराम से जो है 2-4 लड़कियां साथ साथ घुमाइए, मस्त कीजिए। कहाँ ये बिना मतलब के जो है इधर टेंशन में पड़े हैं आप। ये भी कहा कि सही कह रहे हो, ये भी चले गए इंग्लैंड पढ़ने के लिए। और वहां पढ़ने गए दिलीप सिंह ना, जानते हो इन्होंने ईसाई धर्म कबूल कर लिया। कौन सा धर्म कबूल कर लिया? ईसाई धर्म कबूल कर लिया। लेकिन जब ये वापस भारत आए पढ़ लिख करके, ठीक है, जब वापस भारत आए पढ़ लिख करके ठीक ठाक होके, तो इन्होंने पुनः अपना धर्म सिख धर्म को कबूल कर लिया, पुनः अपने सिख धर्म को एक्सेप्ट कर लिया। और डलहौजी, एक तो इनको भेज दिया इंग्लैंड पढ़ने के लिए, और डलहौजी ने क्या किया, इसी परिवार में कोहिनूर हीरा है, डलहौजी ने इनके परिवार से कोहिनूर हीरा ले लिया, और कोहिनूर हीरा लेकर के ब्रिटेन की महारानी को भेज दिया कि महारानी एक गिफ्ट है इंडिया की तरफ से, बहुत ही खास गिफ्ट है। महारानी को इतना पसंद आया कि महारानी जो मुकुट पहनती थी उस मुकुट में लगा लिया, और आज तक उसी मुकुट में लगा हुआ है हमारा कोहिनूर हीरा। वो मुकुट ब्रिटेन में है, ब्रिटेन के महारानी के घर में है। क्या होगा? कहाँ हुआ? कहाँ विनाश हुआ? कुछ विनाश नहीं हुआ। बहुत मस्त में ब्रिटेन वाले जीते। आपको पता नहीं है कि वहाँ पे जो सीनियर सिटीजन जो लोग होते हैं ना, वहाँ पे उनको पेंशन मिलता है 50 से 60 रुपये महीना। आपको पता नहीं है, इतना पैसा है उनके पास। तो ये था आपका सिख धर्म और सिख धर्म से जुड़ी बातें। तो बंदा बहादुर तक आपने लिखा था, बाकी की बातों को धड़ाधड़ लिखे। ठीक है।